नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की लोक कला, जो कि कक्षा 10 में जो बुक चलती है राजस्थान बोर्ड में, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका 5वां चैप्टर है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। तो राजस्थानी चित्रकला हमने पढ़ ली थी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक कला, यानी कि जो प्रमुख लोक कलाएं हैं राजस्थान की, उन सब के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये जो कंप्लीट बुक है, ये कंप्लीट बुक होने के बाद, वैसे तो इस चैनल पर पड़ी हुई है रीड की टॉपिक्स, लेकिन अगर नए सिरे से अगर आपको तैयारी करनी है रीट 2022 की, तो ये बुक खत्म होने के बाद इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं, जिसमें से ये 5वां चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद 6 चैप्टर और पढ़ने के बाद जो है हम रीट का बिल्कुल टॉपिक वाइज सिलेबस इसमें स्टार्ट करेंगे। और ये बुक मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि जब पिछली बार जब रीट की तैयारी हम करते थे, तो जो टॉपिक हम पढ़ते थे, तो बच्चे उसमें पूछते थे कि क्या ये बुक में से आप बता रहे हैं या फिर कहाँ से बता रहे हैं। तो इसलिए मैंने पहले इस बुक को स्टार्ट किया है। तो ये जो बुक है इसको पहले कंप्लीट कर लेते, क्योंकि ये पूरी बुक जो है ये रीट में है। रीट लेवल 1 हो चाहे 2 हो, दोनों में ही ये कंप्लीट बुक का जो सिलेबस रीट का दिया हुआ वो कंप्लीट इसके अंदर है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ। और ये बुक कंप्लीट होने के बाद एक जो रीट का जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग ये जो कंप्लीट जो हम वो करेंगे। और साथ ही साथ यदि रीट लेवल 1 की मैथ की तैयारी करनी है आपको, तो कुछ वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। लेकिन जब मैथ और जो मैथ्स और जीके की सब कुछ एकदम यूँ मिक्स हो रही हैं, इसलिए मैंने रीट का स्टार्टिंग से, चूँकि मैं 3 यूनिट इस चैनल पर करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी, और इस पर भी अभी तो डालूंगी जब तक कि दूसरे चैनल पर गैदरिंग नहीं हो जाती। दूसरे चैनल पर मैथ की वीडियो है जो स्टार्टिंग से डालनी शुरू करूँगी, और बिल्कुल कंप्लीट रीट का सिलेबस के वाइज टॉपिक एक एक चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको मैथमेटिक्स की तैयारी भी करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस चैनल का, और उस चैनल पर जाकर के आप मैथ की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की लोक कला। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो ये बात आती है कि भाई लोक कला होती क्या है। तो देखिए, जब किसी आम आदमी के द्वारा, या यूँ कहें कि साधारण मानव के द्वारा, जो भी अपनी उसकी जो खुद की जो स्वाभाविक चित्रकारी होती है, स्वाभाविक कला जो उसके अंदर होती है, उस कला को बिना किसी लाग लपेट के जब पेश किया जाता है तो उसे ही लोक कला कहते हैं। और वास्तव में जो हम जिस संस्कृति की बात करते हैं, हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं, तो वास्तव में वही हमारी संस्कृति होती है। तो उसकी यहाँ पे बात तो हो रही है। आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है, तो वह लोक कला कहलाती है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक एवं प्रस्तुतकर्ता होती है। यानी कि जो एक असाधारण इंसान के द्वारा उसकी प्रतिभाओं का जब प्रदर्शन किया जाता है, तो वही एक लोक कला कहलाती है। अब देखिए, राजस्थान की प्रमुख लोक कलाओं में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है सांझी। सांझी क्या है, देखिए उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे बात करेंगे। तो सांझी जो है वो दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है, और कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है और उनका पूजन करती है। इसे सांझी, संझुली, सांझुली, सिंझी, सांझ, सांझ के हंजी, हंजा आदि कई नामों से जाना जाता है। देखिए, जब दशहरे से पहले, दशहरे के पहले नवरात्र होते हैं, और नवरात्रा से पहले जो श्राद्ध होते हैं, उन श्राद्ध के अंदर ये कुंवारी कन्याएं जो होती हैं, वो दीवार के ऊपर गोबर से कुछ आकृतियां बनाती हैं और उनकी पूजा करती हैं। उन्हीं को ही सांझी कहते हैं। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उसमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्ती आदि का प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति बनाती है। गोबर के द्वारा बनाई जाती है। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर और घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती हैं। यानी कि सांझी का जो पूजन है वो कुंवारी कन्याएं करती हैं। और सांझी को किसके रूप में माना जाता है, तो सांझी को माता पार्वती के रूप में माना जाता है। और सुंदर वर और अच्छे घर की कामना के लिए कुंवारी कन्याएं इसका पूजन करती हैं। पहले दिन से 10वें दिन तक
1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 10 दिन तक या तो 1 या फिर 2 प्रतीक बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है, जिसे संध्या कोट कहते हैं। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी की सवारी, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक, 9वें दिन या नगाड़े, 9वें दिन बंदनवार, 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है और आखिरी 5 दिन संध्या कोट में बीचों बीच बड़े आकार में सांझी माता व मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। लगातार 15 दिन तक मनाया जाने वाला ये त्यौहार है सांझी का। और 15 दिन तक क्या क्या आकृतियां बनाई जाती है उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि भाई शुरू के 10 दिन तक तो 1 या 2 प्रतिदिन करके आंकड़े, छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं, प्रतीक बनाए जाते हैं। और लास्ट के जो 5 दिन होते हैं उसमें बड़ी आकार की सांझी बनाई जाती है, जिसको संध्या कोट के नाम से जाने जाते हैं। और पहले दिन क्या बनाते हैं देखिए, तो यहाँ पे बताया है कि पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, चांद, सूरज और तारे बनाए जाते हैं। दूसरे दिन 5 फूल बनाए जाते हैं। तीसरे दिन पंखी बनाई जाती है। चौथे दिन हाथी सवार बनाया जाता है। 5वें दिन चौपड़ बनाई जाती है। छठे दिन स्वास्तिक, जिसको साथिया बोलते हैं, वो बनाया जाता है। 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक और नगाड़े, 9वें दिन बंदनवार और 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। और लास्ट के 5 दिन जो बचते हैं उसमें संध्या कोट के बीच में बड़े आकार की सांझी माता, कुछ मानव, पशु, पक्षी और प्रकृति का चित्रण किया जाता है। इसके बाद ये तो बात थी सांझी की, किस प्रकार से बनाते, क्यों मनाते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई नहीं है। केवल यहाँ सांझी जो है, जो लोक कला है, उस कला के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आता है मांडना। तो जो मांडने होते हैं वो दीवार पर बनाए जाते हैं। दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरे, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजा स्थान आदि पर मांडने अंकित किए जाते हैं। मांडने जो हैं वो जो आकृतियां होती हैं, ज्यामितीय आकृतियां, या तो उनमें बनाए जाते हैं या फिर कोई फूल पत्तियां वगैरह बनाई जाती है, तो उन सबको मांडने कहते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के मांडने बनाए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियां, बंदनवार, बच्चे के जन्मदिन पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों का जोड़ा, गुणों यानी गुणे जो होते हैं जो कि मैदा से बनते हैं, मीठे में लिपटे हुए, तो गुणों के जोड़े, घेवर, लहरिया तीज पर भी घेवर, लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो उस खुशी में पुष्कर पेड़ी और पथवारी मांडी जाती है। पुष्कर पेड़ी और पथवारी। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षष्ठकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि आकृतियां भी बनाई जाती है, यानी कि मांडनों में ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। ये मांडने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त एवं ज्यामिति शैली का अद्भुत सम्मिश्रण होते हैं। तो देखिए, अलग अलग अवसर पर अलग अलग प्रकार के मांडने बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जब किसी की शादी होती है तो शादी वाले घर में और उसके आस पड़ोस के घरों में भी मांडने मांडे जाते हैं। और जो जिनके घर में शादी होती है उनके घर से शुरू करके और उनके पड़ोसियों तक भी सभी के घर के मतलब जो मेन दरवाज़ा होता है उस दरवाजे के बाहर दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ, वो गैरू से, जो कि लाल रंग की खड़िया टाइप होती है, मिट्टी टाइप होती है, उस गैरू से मांडने बनाए जाते हैं। तो क्या आपके वहाँ भी इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है तो आप भी शेयर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। फड़। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहते हैं। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। देखिए, फड़ के लिए कौन सी जाति की बात करी गई है, एक तो छिपा जाति की बात करी गई है, छिपा जाति के जोशी। और कहाँ के हैं ये, तो ये भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे के हैं। और इनमें सबसे प्रमुख हैं वो है श्रीलाल जोशी, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेट कर गांव गांव जाकर के पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था और जंत्र वाद्य यंत्र की धुन के साथ
कदम थिरकते हुए इसका वाचन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है। सबसे पहले तो ये है कि फड़ का वाचन कौन करता है। तो सबसे पहली बात है कि फड़ का वाचन भोपे करते हैं। फड़ के वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है रावण हत्था और जंतर। इन 2 वाद्य यंत्रों का उपयोग फड़ के वाचन के लिए करते हैं। तो भोपे जो है वो घर घर जा कर के, जैसे होती क्या है फड़, देखिए एक कपड़े के ऊपर किसी देवी देवता का चित्र उकेरा जाता है और उसकी जो जीवन लीला है वो उस पर चित्रांकित की जाती है, उसी को ही फड़ कहते हैं। आगे चलते हैं। यह लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला और लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों और उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में मुखाकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है, अन्य आकृतियां उसके अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती हैं। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है, जैसे कि देवियों को नीली, देवों को लाल, राक्षस काले, साधु सफेद या पीले एवं सिंदूरी लाल रंग सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। यानी कि फड़ को किस तरीके से चित्रित किया गया है वो बताया गया है कि ये तो मैंने बता ही दिया कि फड़ जो है वो किसी लोक देवी या देवता के पूरे जीवन में जो विभिन्न जो प्रसंग है उनके जीवन का, उनको चित्रित किया जाता है। और बताया गया है कि इसमें जो उनका मुंह होता है, प्रमुख जो चित्रों में जो सबसे मेन जो चीज़ होती है उसको तो बड़ा बताया जाता है और अन्य जो बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको छोटे छोटे, उनके अनुपात में बहुत छोटे छोटे बनाए जाते हैं। रंगों की बात करें तो अलग अलग रंग जो है वो अलग अलग चीज़ों के प्रतीक होते हैं और भावों के प्रतीक होते हैं। जैसे किसी देवी को दर्शाना हो तो नीली दर्शाया जाता है, देवता के लिए लाल रंग, राक्षस के लिए काला, साधु के लिए सफ़ेद या फिर पीला, और वीरता और सौंदर्य के लिए, शौर्य और वीरता के लिए सिंदूरी व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कते 2 सूती कपड़ों पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिला करके कलफ लगाया जाता है, कड़क बनाया जाता है उनको, कि जो फड़ जिसके ऊपर चित्रण किया जाता है तो उस के लिए जो कपड़ा यूज किया जाता है वो सूती कपड़ा होता है। और उस सूती कपड़ा जिसको रेजा या रेजी कहते हैं, उस रेजी या रेजा पर गेहूं और चावल का जो मांड होता है उस मांड में गोंद मिला करके उसके अंदर डुबो दिया जाता है, जिससे वो कपड़ा जो है कड़क हो जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है। जब वो सतह तैयार, वो जो तैयार हो जाता है उसको घोट करके समतल किया जाता है। इस पर 5 से 7 रंगों का चित्रण किया जाता है। रंगों में किस किस चीज़ का जो उपयोग होता है वो देखो, गैरू, हिरमिच, जंगाल, हरताल, प्योड़ी, सिंदूर, हिंगूल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा रंग वस्तु निर्माण में और अंतिम रेखाएं केवल काले रंग से की जाती हैं। और इस प्रकार से जो है फड़ को तैयार किया जाता है। यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है ये पाबू जी की फड़ का दिखाया गया है। सबसे लंबी फड़ किसकी होती है उसको जवाब आपको कमेंट करके देना है कि सबसे लंबी फड़ कौन से देवता की है, तो उसका आपको जवाब देना है। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट चित्रकला में आते हैं पाने। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों व त्योहार पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र प्रतिष्ठापित करते हैं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समय अनुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित हैं। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। तो यहाँ पे जो बात करी गई है वो पानों की गई है। जो पाने जो होते हैं वो क्या होते हैं? कागज पर बनाए हुए चित्र होते हैं। किसी भी देवी देवता के कागज पर बने हुए चित्र को पाने कहते हैं, जिनको दीवार पर चिपका दिया जाता है और जिस जिस हिसाब से जिस जिस देवी देवता के पर्व होता है उसी के अनुसार उनके पानों का उपयोग कर लिया जाता है।
और बताया गया है कि श्रीनाथ जी का जो पाना है वो सबसे अधिक कलात्मक है, जिसमें कितने श्रृंगारों का उपयोग किया गया है, 24 श्रृंगारों का चित्रण किया गया है। उसके बाद आता है कावड़। कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, देखिए कहाँ पर सबसे ज्यादा कावड़ बनाई जाती है। तो कावड़ बनाना चित्तौड़ जिले के बस्सी गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए। इनकी बनी कावड़े देश विदेश में कई संग्रहालयों को शोभा बढ़ाती हैं। कावड़ जो है जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इनका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं और मन माना दान करते हैं। देखिए कावड़ कहाँ पर बनाई जाती है, तो बस्सी चित्तौड़ में बनाई जाती हैं, और इसके लिए जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं मांगीलाल मिस्त्री। इनकी जो कावड़ बनाई हुई कावड़े हैं वो देश विदेश में कई संग्रहालयों में रखी हुई हैं। और कावड़ जो है वो धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है, धार्मिक आस्था और विश्वासों से जुड़ी हुआ जो चीज़ है, इसलिए उसका वाचन और सुनना लोगों को श्रद्धा विभूत कर देता है, और वो फिर उसको सुनने के बाद मन माना दान देते हैं। अब कावड़ होती क्या है और किस प्रकार की आकृति होती है, तो कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है, यानी कि मंदिर के आकार की लकड़ी की कोई कलाकृति है, जिसमें कई सारे द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथावाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती। यानी कि कावड़ जो है वो क्या है, काठ की लकड़ी, यानी कि लकड़ी से बना हुआ एक मंदिर नुमा होता है, और जैसे जैसे कावड़ का वाचन करते हैं वैसे वैसे उसके अंदर बहुत सारे दरवाजे होते हैं, वो खुलते जाते हैं, और सबसे अंत में राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियों के दर्शन होते हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, जिसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है, जिसमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों और घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ व लोक देवी देवताओं जैसे कि पाबूजी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, भर्तृहरि की कथा अनुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। यानी कि लाल रंग की जो है कावड़ जो है वो कैसे कलर की होती है, लाल रंग की, और उसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रण होता है, लाल के ऊपर काले से। और प्रमुख पौराणिक कथाओं में महाभारत, रामायण और रामलीला का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ किस किस के कावड़ बन चुके हैं, देखिए शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ आदि लोक देवी देवताओं, और जैसे कि लोक देवताओं की बात करें तो पाबूजी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद्र, भर्तृहरि, इनकी कावड़ों का चित्रण होता रहता है। आगे देखिए गोड़लिया क्या होता है, देखिए पशुओं के शरीर पर भी विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बड़े बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त अन्य सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने के लिए यह क्रिया अटेरना या फिर दाग के निशान गोड़लिया कहलाते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष, कहीं अंचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राज घराने के प्रतीक होते हैं। दागने के लिए जिन चिन्हों की आकृतियों के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक, विविध कृषि उपकरण व दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न अंकों का समावेश मिलता है। जो ये पशुओं पर चिन्ह लगाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं, अटेरना या फिर गोड़लिया। और ये जो चिन्ह होते हैं ये या तो किसी जाति विशेष के चिन्ह होते हैं पशुओं के, या फिर किसी अंचल विशेष के होते हैं, या फिर किसी राज घराने के प्रतीक होते हैं। और किस प्रकार से इनको चिन्हित किया जाता है, तो या तो कोई धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक ले लिया जाता है कोई चिन्ह, या फिर कोई कृषि उपकरण जो होता है उन उपकरणों से आंका जाता है, या फिर लोहे के सरिये से दाग लगा दिया जाता है,
या फिर मिट्टी की ढकनी से, लोहे पीतल के अक्षर अथवा किसी विशेष वृक्ष की डाली को गर्म करके भी दागा जाता है। तो इस तरीके से जो है पशुओं पर चिन्ह लगाए जाते हैं और उन चिन्हों को ही गोड़लिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है मेहंदी। मेहंदी जो है, राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियां व बालिकाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के लिए के बारीक मांडने मांडती हैं। यानी कि तुलिका का मतलब छोटी एक पतली लकड़ी ले ली जाती थी, और आजकल तो कुपियाँ चल गई हैं, लेकिन पहले जो डंडी होती थी उस डंडी को मेहंदी में डुबो डुबो करके और फिर हाथों पर महिलाएं और स्त्रियां जो है वो मेहंदी मांडती थी। सोजत व मालवा की जो मेहंदी है वो मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। सोजत पाली मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों, शुभ कार्यों में लगाई जाती है। यानी कि कोई भी विशेष पर्व हो, त्योहार हो, किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य हो, शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, सगाई वगैरह, तो उस समय मेहंदी बनाने का कार्य किया जाता है। मेहंदी में विभिन्न प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली पर पान बनाया जाता है, हटड़ी की भात, शंख, पगला, लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र, मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक व शादी पर तोरण, कैरी, सिंघाड़ा, स्वास्तिक, कलश फूल आदि प्रमुख है। यानी कि अलग अलग अवसरों पर भी मेहंदी के अलग अलग प्रकार जो है वो बनाए जाते हैं। तो वैसे हमारे तो ऐसा कुछ विशेष रूप से कुछ ऐसा होता नहीं है, बस जैसे नॉर्मल मेहंदी लगाई जाती है, कोई भी त्योहार हो उस पर वही लगाई जाती है। उसके बाद आता है गोदना। शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोद कर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। आदिवासी लोग में गोदना गुदवाने की अधिक चाव रहता है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विभिन्न अंगों पर गोदने गुदवाकर वे अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती हैं। आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सारिया गुदवाती हैं। धार्मिक प्रतीक जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्ती, वृक्ष, दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती हैं। गोदना क्या होता है? जो शरीर के ऊपर, शरीर की किसी अंग विशेष पर थोड़ा सा गुदवा करके और उसमें काला रंग भर दिया जाता है और कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है ढक करके, तो वो काला रंग जो शरीर के अंदर चला जाता है और वो निशान पक्का हो जाता है, उसे ही गोदना कहते हैं। और ये गोदना गुदवाने का जो प्रचलन है वो ज़्यादातर आदिवासी लोगों में है। तो गोदने का जो आकार है वो अगर मस्तिष्क पर गुदवाया जाता है तो चांद, तिलक या आड़ के नाम से, और आंखों के नीचे, आंखों को तीर के जैसे पैनी दर्शाने के लिए पलकों के साथ जो गुदवाया जाता है उसको सार्या कहते हैं। सार्या, ध्यान रखना है ये भी कि पलकों के साथ जो पलकों को मतलब आंखों को तिरछे नयन करने के लिए, तीर के जैसे दर्शाने के लिए पलकों के साथ साथ जो गोदने गुदवाए जाते हैं उसको सार्या कहते हैं। कुछ धार्मिक प्रतीकों के रूप में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक आदि, कलश या फिर ओम इत्यादि का भी प्रचलन है। त्रिशूल भी गुदवाए जाते हैं। पशु पक्षी, फूल पत्ती व वृक्ष आदि जो हैं उन सब के भी आकार या चित्र शरीर पर गुदवाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम कोठियाँ। देखिए कोठियाँ क्या होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठियाँ निर्मित की जाती हैं। कोठियाँ चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार की जाली, झरोखे, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूटे और मांडने उभारे जाते हैं। इन कोठियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे कि घी, दूध, दही आदि रखे जाते हैं। तो देखिए गाँव में कोठियाँ बनाई जाती हैं भंडारण हेतु। विभिन्न प्रकार की मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से कोठियाँ बनाई जाती हैं और उस पर जीव जंतु, बेल बूटे मांडने या फिर कोई झरोखे, कंगूरे या कोई जाली वगैरह इस तरीके से बनाई जाती हैं और उसके अंदर अन्न रखने के काम आती हैं। और साथ में अन्य दैनिक जीवन की जो अन्न यानी कि अनाज के अलावा अन्य दैनिक जीवन की जो
वस्तुएं हैं, जैसे कि घी, दूध, दही, ये सब भी उसके अंदर रखने का काम आता है। उसके बाद है तीसरा व्हील। पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खपचियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यह व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है, जिसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे ग्वाक्स, जालियां, कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं, जिसमें दैनिक जीवन की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि व्हील क्या होती है, ये बांस की जो पतली पतली खपचियाँ होती हैं उनको धागे से बांध करके और चिकनी मिट्टी और घोड़े की लीद को मिला करके जो है ये व्हील तैयार की जाती है। और ये जो विभिन्न प्रकार के खाने मतलब अलमारी टाइप के जो खाने होते हैं वो उसके अंदर बहुत सारे होते हैं। और इसमें सुंदर बनाने के लिए जालियाँ, कंगूरे, ग्वाक्ष, खिड़कियाँ आदि बनाई जाती हैं और छोटे छोटे उस पर कांच चिपकाए जाते हैं। फिर उनको जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, बर्तन हैं आदि से सजाए जाते हैं। सबसे अधिक सुंदरता वाली व्हील देखने को कहाँ मिलती है, तो जैसलमेर में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। उसके बाद आती है बात कठपुतली। कठपुतली क्या होती है? धागों की सहायता से काष्ठ से बनी पुतलियों का कमाल देखते ही बनते हैं। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दर्शाए जाते हैं। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला से विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर तहलका मचा दिया था। देखिए कठपुतली क्या होती है। कुछ लकड़ी से बनी हुई आकृतियाँ होती हैं, गुड्डे गुड्डियों जैसे होते हैं, और उनको धागे की सहायता से बांध दिया जाता है और फिर उनको धागे को पकड़ करके उन कठपुतलियों का नृत्य करवाया जाता है। और विभिन्न जो कथाएं हैं उन कथाओं को कठपुतलियों के द्वारा सुनाया जाता है। जैसे कि सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर जाकर के दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ 1965 में रोमानिया में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह हुआ था, तीसरा, जिसमें उदयपुर के भारतीय लोकमंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला का विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचाया। यानी कि 1965 में जो रोमानिया में जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह हुआ था, उसमें पहला जो विश्व का पहला पुरस्कार जो था वो राजस्थान की कठपुतलियों के लिए मिला, यानी कि राजस्थान के कलाकारों का मिला था। इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है अगली वीडियो में हम राजस्थान के जो प्रमुख जो भवन हैं उनकी स्थापत्य और शिल्प की बात करेंगे कि कौन से मंदिर, भवन या महल में किस प्रकार का शिल्प कार्य किया गया है। तो देखिए, चलिए यहाँ से मैं कुछ प्रश्न आपको बता देती हूँ कि भाई पिछवाई चित्रांकन किसे कहते हैं, किस चित्र शैली से संबंधित है। तो सबसे पहली बात तो पिछवाई जो है वो नाथ द्वारा में, ये चैप्टर आज हमने पढ़ा है उससे पहले जो पार्ट पढ़ लिया था उसी से है ये प्रश्न। तो नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उनके पीछे कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, पिछवाई कहते हैं। तो किस चित्र शैली की विशेषता है, तो नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। उसके बाद बणी ठनी जो चित्र शैली है वो बणी ठनी जो है वो किस चित्र शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और साथ में बणी ठनी को भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। और ये किसने कहा कि बणी ठनी भारत की मोनालिसा है, तो वो कहा है एरिक, क्या नाम है, एरिक डिकिंसन ने बणी ठनी को भारत की मोनालिसा के नाम से
बताया। उसके बाद है कुछ चित्रकारों के नाम दिए जाएंगे। चित्रकला किस शैली की है? जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला के किस शैली से संबंधित हैं? तो ये आएगी हमारी अलवर शैली से। उसके बाद जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताओ जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो उसका नाम है सूरत खाना। वह कौन सी चित्र शैली है जिसने पशु पक्षियों को महत्व दिया? तो वो है बूंदी शैली। वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें शिकार के चित्र सर्वाधिक मात्रा में दर्शाए गए हैं? तो वह है कोटा शैली। उसके बाद सांझी का संबंध किस देवी से है? तो देवी पार्वती से है। फड़वाचन का कार्य कौन करते हैं? तो फड़वाचन का कार्य भूपे करते हैं। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र कौन सा है? किस चीज के लिए मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध है? तो वो कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? तो वो भीलवाड़ा के निवासी हैं। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी जो है फड़ से संबंधित कार्य करते हैं। सोजत जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।